सो हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं एनडीए फिजिक्स की एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मोशन की। पहली दो वीडियोस में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर ली थी, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स और उसकी डायमेंशन की बात कर ली थी। अब जो ये वाली जो वीडियो है ये फिजिक्स की जो मेन ब्रांच है मैकेनिक्स, उस मैकेनिक्स की जो मेन ब्रांचेस होती हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स में जो पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है उसका नाम है मोशन। इस मोशन वाले चैप्टर में जितना भी काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन होगा हम यहीं पे कवर कर लेंगे, जिसमें कि आपके पास मेनली जो आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा और जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये सारे के सारे टॉपिक इस पूरी मोशन वाली टॉपिक में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनडीए फिजिक्स में जो टॉपिक आता है मोशन वाला, उसके अंडर ये सारे टॉपिक्स इसके अंडर में ही कवर हो जाते हैं। जैसे 11th में तो ये सेपरेट टॉपिक्स हैं, बट एनडीए में ये सारे के सारे एक साथ कवर हो जाते हैं, इसलिए हम भी इसको एक साथ कवर करेंगे और फिर इसके एनडीए क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो है रेस्ट। कि अगर आपको आप ये बोल रहे हैं कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका मतलब क्या है। तो जरा देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे माना जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किसी टाइम में। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहले मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इसका मास मान लो m है, इसका मास कितना है m। ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल मान लो t इक्वल्स टू 0 पे यहीं पर था। ठीक है, अब मान लो कि टाइम इंटरवल आपका मान लो हो गया 2 सेकेंड्स। तब मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पर दिखाई दे रहा है, कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। यानी जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो चेंज नहीं है, पहले भी यही थी स्टार्टिंग पोजीशन और अभी भी यही है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर रेस्ट की बात हमने कर ली तो रेस्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो हमारा होगा मोशन। रेस्ट का अपोजिट मोशन। तो अब मोशन की बात कर लेते हैं कि मोशन का मतलब क्या है। तो मोशन का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और किसी टाइम इंटरवल में। तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहे। मतलब अगर मान लो आपके पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम इंटरवल बाद अगर मुझे यहां पर दिखाई दे, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल बाद मुझे यहां दिखाई दे, यानी टाइम जब 0 रहा होगा तो उस टाइम पर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, कुछ टाइम इंटरवल मान लो 5 सेकेंड बाद ये वाला ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर पहुंच गया। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट किसी टाइम में अगर अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो ऑब्जेक्ट किसमें रहा होगा, मोशन में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब मोशन जो आपके पास है मेनली वो भी आते हैं 3 टाइप के। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन बात करूं तो मेरे मेनली 3 टाइप के जो मोशन होंगे वो 3 टाइप के होंगे। जैसे पहला आपका 1 डायमेंशन मोशन, फिर 2 डायमेंशन मोशन और थर्ड आपका 3 डायमेंशन मोशन। पहले हम बात कर लेते हैं 1 डायमेंशन मोशन की। अब 1 डायमेंशन मोशन का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है कुछ ऐसे, अगर मान लो कि आपका m मास का कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट के इनिशियल कोऑर्डिनेट मान लो कि टाइम 0 है और इस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो कि वो कोऑर्डिनेट है मान लो 0 कॉमा या फिर 0,0। मान लो कि ओरिजिन पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लो कि आपका टाइम यहां पर हो चुका है मान लो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अगर आपका टाइम मान लो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 सेकेंड। जैसे ही टाइम आपका 5 सेकेंड हुआ और ऑब्जेक्ट मुझे यहां पर दिखाई दे, कैसे दिखाई दे भाई, तो मैंने कहा कि उस ऑब्जेक्ट की जो कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो मान लो उसकी कोऑर्डिनेट हो गए हैं 5,0। तो इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो केवल एक डायरेक्शन के ही चेंज हो रहे हैं, केवल x के ही चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो 1 डायमेंशन में रहा होगा। ठीक है, तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं और वो ऑब्जेक्ट अगर केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे एक्स में मूव करे, चाहे वाई में मूव करे या चाहे जेड में मूव करे, इसका मतलब यह है कि वो वाला ऑब्जेक्ट किसमें रहा होगा, 1 डायमेंशन मोशन में रहा होगा।
अब अगर इसके एग्जाम्पल को हम देख लें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इसका मतलब ये है कि वो वाला ऑब्जेक्ट किसमें रहा होगा भाई, वन डायमेंशन मोशन में रहा होगा। जैसे कि हम इसको भी देख लें तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में मूव कर रहा होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद बात कर रहे हैं अगले मोशन की, जिसका नाम, अगला मोशन जो आपके पास आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम। उसका नाम है टू डायमेंशन मोशन। अब जो ये टू डायमेंशन मोशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो इसकी जो पोजीशन है दो डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, या तो एक्स में, एक्स और वाई में, या वाई और जेड में, या एक्स और जेड में। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव कर रहा होगा। जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसकी जो टी इक्वल्स टू 0 पे इसका जो पोजीशन था, मान लो कि मैंने कोऑर्डिनेट इसके दिखाए 0,0 और कुछ टाइम इंटरवल बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाए, मान लो ये t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो 5,5 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स में भी चेंज हो रहे हैं, वाई में भी चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब दो डायमेंशन में चेंज हो रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है या पोजीशन है दो डायरेक्शन में चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव कर रहा हो, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं तो कोई भी बॉडी अगर किसी प्लेन में मूव कर रही है तो इसका मतलब है वो टू डायमेंशन में मूव कर रही है, क्योंकि प्लेन होती है दो एक्सिस, तो उस बॉडी को दो एक्सिस में चलना पड़ेगा। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है वो दो डायरेक्शन में चेंज होगी, इसका मतलब वो टू डायमेंशन में मोशन कर रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला आपका आ रहा है थ्री डायमेंशन मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर थ्री डायमेंशन में चेंज हो रही है, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट, ये गलत लिख दिया है, थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा हो, ठीक है। यानी आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो पहले रहे होंगे 0,0,0 और किसी टाइम इंटरवल बाद अगर इसके कोऑर्डिनेट किसी टाइम इंटरवल बाद इसके कोऑर्डिनेट हो जाएं 5,5,5, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीन एक्सिस में चेंज कर रहा है, इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशन मोशन में रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर किसी स्पेस में या थ्री डायमेंशन स्पेस में मूव कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशन मोशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट मोशन के बाद अब बात कर लेते हैं हम मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, जिसमें कि पहला टर्म आपके पास जो आ रहा है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है जरा समझ लेते हैं। अगर मान लो कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है। तो जो ए और बी जो दो पॉइंट है, मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट पहले ए पे था और ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद ए से चला गया बी पे, ठीक है, ए से कहां मूव कर गया, ये बी पर मूव कर गया। तो हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक कुछ पाथ ट्रेवल करा, और अगर मैं इस पाथ की जो लेंथ को ले लूं, अगर मैं यहां से यहां तक की अगर इसकी लेंथ ले लूं, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी, जिसको मान लो मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस लेंथ को ही, इस पाथ के लेंथ को ही हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर जा रहा है, तो उस टाइम वो किसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा, और अगर उस पाथ की अगर मैं लेंथ ले लूं तो उस लेंथ को ही मैं क्या बोल दूंगा, डिस्टेंस बोल दूंगा, ठीक है। तो इसमें लिखा भी यही है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आपकी डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी। तो अब इस स्केलर क्वांटिटी को मतलब क्या है इसका बोलने का, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कभी भी अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो सीधा ये बोल दूंगा 10 मीटर,
या 5 मीटर या 3 सेंटीमीटर। मैं तो बात ये नहीं करूंगा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कभी भी अगर डिस्टेंस बोलूंगा तो इतने से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, यानी उसके मैग्नीट्यूड से ही मुझे केवल मतलब होगा, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इसकी एसआई यूनिट। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर, और इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। ठीक है, किसे शो करते हैं हम, स्मॉल एम से। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला जो टर्म आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस जब हम डिफाइन कर रहे थे तो उस टाइम पे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं थी, बस उसका सेम भाई है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब मुझे डायरेक्शन की भी नीड हो जाएगी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी वो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, वहां पर आप लोगों को ये बताया था मैंने कि मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट है ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो ए से बी में मूव करना है तो वो ए से बी में ऐसे भी मूव कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट ए से बी में ऐसे भी मूव कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट ए से बी में ऐसे भी मूव कर सकता है। तो मोशन इस ऑब्जेक्ट का कैसे भी हो सकता है, ये सारी की सारी जो मोशन है ये ए से बी में ही हो रहे हैं। तो ये अलग अलग पाथ है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर डिस्टेंस यहां से कुछ और आ जाएगी, यहां से कुछ और आ जाएगी, यहां से कुछ और आ जाएगी। बट मैं जानता हूं कि जो डिस्टेंस सबसे कम आएगी वो ये वाली स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस आएगी। तो ऐसी डिस्टेंस जो सबसे कम है, शॉर्टेस्ट है, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जिसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो पाथ की लेंथ होगी, यानी जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, और हम इसको कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, अब ये कैसी क्वांटिटी है, तो मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसको डिफाइन करने के लिए जब भी मैं इसको डिफाइन करूंगा या जब भी मैं इसको बताऊंगा तो कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ साथ मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे मुझे बोलना पड़ेगा कि 2 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन या 2 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहा हूं। इसका मतलब है मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब है मैं वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी सेम होती है एज अ डिस्टेंस, यानी इसकी भी एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होगी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। अब अगर कभी आप देख लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, तो ये आपको डिफरेंसेस कुछ पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहला डिफरेंस जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, उसको जरा हम देख लेते हैं। तो जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट के बीच में कोई भी पाथ, यानी किसी भी पाथ से आप ट्रेवल कर रहे हैं उस पाथ की आप लेंथ ले लें, एक्चुअल लेंथ ले लें, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसी 2 पॉइंट के बीच में जो आपने बहुत सारे पाथ लिए हैं, आपको वो वाला पाथ लेना है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो उस शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यही लिखा हुआ है यहां पर, देख ले। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास आ रहा है डिस्टेंस की ऐसी क्वांटिटी है, तो आपने कहा स्केलर क्वांटिटी, और यहां पर लिखा भी है कि ऐसी क्वांटिटी जो केवल किस पे डिपेंड कर रही है भाई, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो स्केलर। साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब होता है, इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी अगर मैं माइनस एक्स एक्सिस में चल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट को तो मैं माइनस एक्स बोलूंगा, पर डिस्टेंस को हमेशा किसमें बोलूंगा, प्लस में ही बोलूंगा। इस चीज का याद रखना है, यानी डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। और ये प्लस माइनस का चक्कर है क्या, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि माइनस और प्लस का रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं प्लस एक्स की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी लेफ्ट से राइट चल रहा हूं, और अगर नेगेटिव एक्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं। तो यहां पर मैं डायरेक्शन से मतलब रख रहा हूं, तो डायरेक्शन से अगर मतलब रख रहा हूं इसका मतलब वो होंगी वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट।
अगली जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है या टर्म आपकी आ रही है वो है स्पीड। अब जो ये स्पीड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे ही आपने क्या करा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आपने पढ़ा, तो उसके चेंज होने के यानी डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से एक नई क्वांटिटी बनी जिसको हम बोलते हैं स्पीड। तो अब स्पीड क्या है तो जरा देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब यह है कि स्पीड के लिए ये बोलना चाह रहा है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर अगला अगर इसका पॉइंट बताएं तो अगला पॉइंट इसका ये है कि स्केलर क्वांटिटी है ये, यानी इसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यानी मैं बोलूंगा कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरी जो स्पीड है गाड़ी की वो मान लो कि 60 किलोमीटर पर आ रहा है या 50 किलोमीटर पर आ रहा है। इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं, इसका मतलब है मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो जो इसकी एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट इसकी है मीटर पर सेकंड। कैसे पता लगा मुझे, तो पता ऐसे लगा कि जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है वो मीटर है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी कितनी होगी, तो आपने कहा मीटर पर सेकंड। अब यहां से साथ साथ इसकी क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और मैंने इसकी डायमेंशन निकालना आपको दिखाया भी था, और डायरेक्टली अब आपको याद भी होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन होती है LT-1, यानी जो वेलोसिटी होती है और जो स्पीड होती है दोनों की जो डायमेंशन होगी वो एकदम सेम होगी और होगी LT-1। ठीक है, और इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है डायमेंशन लिखने का तरीका, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगली टर्म जो आपकी आ रही है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई, इस वेलोसिटी को हम स्मॉल v से शो करते हैं, कई लोग u से शो भी करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगर मान लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट में किसी टाइम इंटरवल में अगर चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यानी जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब यह है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना चाहिए, उस डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, बट आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो यहां पर आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर अब यहां पर जो फॉर्मूला आए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बार बार अब रखेंगे v इक्वल्स टू ds/dt, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया था, तो चेंज को हम ऐसा दिखाएंगे। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम अब पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, v इक्वल्स टू ds/dt। अब इसको याद रखना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, v इक्वल्स टू ds/dt। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्योंकि वेलोसिटी बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। इसके बाद एसआई यूनिट वेलोसिटी की क्या होगी, तो एसआई यूनिट होगी इसकी भी सेम वही, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन एकदम सेम होगी, LT-1, LT-1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्पीड और जो आपकी वेलोसिटी है उसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला, वेक्टर है या स्केलर, और डायमेंशन और यूनिट के बारे में किसी भी क्वांटिटी के लिए पता होना चाहिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला आपके पास आ रहा है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहला आपके पास आ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम v इंस्टेंटेनियस से शो करते हैं, VINS ऐसे, v और सफिक्स में INS से शो करते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर हम वेलोसिटी देख रहे हैं किसी भी पार्टिकल की और वो किसी स्टैंड पे, यानी बहुत ही छोटे, स्टैंड का मतलब होता है क्षण, हिंदी में बोलते हैं क्षण, और इसमें मतलब इसका होता है कि बहुत ही स्मॉल टाइम, यानी अगर ऐसी वेलोसिटी हम देख रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है अगर वो किसी छोटे से टाइम के लिए हम देख रहे हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज हो रहा है किसी छोटे से टाइम के लिए, तो उस टाइम पर जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ds/dt। ds/dt का मतलब यही है कि छोटे से टाइम में, dt का मतलब क्या है, छोटा सा टाइम, जो छोटे से टाइम में जो चेंज होगा वो भी छोटा सा होगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू ds/dt। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला जो आपके पास आ रहा है वो है एवरेज वेलोसिटी। इसको हम शो करते हैं v एवरेज से, v और सफिक्स में avj। अब ये क्या है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो चुका है, बहुत छोटा टाइम नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर अब जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यानी वी एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका मतलब है अब जो आपका टाइम है या टाइम का जो चेंज है वो अब आपका क्या है, बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है। अगर टाइम का चेंज बहुत छोटा है, टाइम आपका बहुत छोटा है, तो dt से रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे, और अगर टाइम आपका बड़ा है तो उसको शो करेंगे डेल्टा टी से। तो अब जो फॉर्मूला यहां से हो जाएगा वो हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी। तो दो फॉर्मूले यहां से पता लग गए। पहला फॉर्मूला आपका ds बाई डी टी जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है, और दूसरा आपका है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका डेल एस बाई डेल टी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके पास अब एसेलरेशन। एसेलरेशन को हम शो करते हैं स्मॉल a से। ठीक है, अब एसेलरेशन का मतलब, अब जो इससे पुरानी जो आपकी क्वांटिटी थी जिसका नाम था वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में भी अगर चेंज आ जाए किसी टाइम में तो उस चेंज को हम बोलते हैं क्या, एसेलरेशन। इसका मतलब है टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे एसेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर एसेलरेशन का मैं फॉर्मूला लिखूं तो एसेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, इस एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv बाई dt। इसका मतलब क्या है भाई, एक बार इसको लिख देते हैं, एसेलरेशन का फॉर्मूला, एसेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt, और इसका मतलब क्या है जरा देख लेते हैं। इसका मतलब है dv बाई dt का जो मतलब है वो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी लिख रहा हूं डायरेक्टली, और अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, इसी को मैंने लिखा हुआ dv बाई dt। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर देखेंगे तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो याद रखना कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ साथ मैं यहां पर इसकी डायमेंशन भी लिख देता हूं। तो जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी वो याद रखना, इसकी डायमेंशन होगी LT-2। याद रखेंगे हम, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, LT-2। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर इतनी बात हो गई, अब जो एसेलरेशन है वो भी दो टाइप के होते हैं भाई, कौन कौन से, पहला आपका आ जाएगा यूनिफॉर्म एसेलरेशन, दूसरा आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मतलब, अगर मान लो कि आपका जो एसेलरेशन है वो कांस्टेंट है किसी टाइम इंटरवल में, अगर आपका जो एसेलरेशन है वो कांस्टेंट, एसेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो किसी टाइम इंटरवल में इक्वल हो रहा है, यानी आपकी जो वेलोसिटी है किसी टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। जैसे कि पहले ही क्या थी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी का टाइम है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो किसी टाइम में अगर इक्वल अमाउंट में चल रहा है तो उस टाइम पर जो आपका एसेलरेशन होगा उस एसेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, उसके क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। इसका ठीक अपोजिट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका जो अगर जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का जो चेंज है वो अगर अनइक्वल है, यानी पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, तो यहां पर जो मोशन हो रहा है उस टाइम वेलोसिटी का जो चेंज है वो इरेगुलर है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस टाइम पर जो आपका एसेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट।
अब चलते हैं आगे। अगर बात करें, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, जिसमें कि पहला पॉइंट आपका है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो टाइप से चेंज हो सकती है, या तो उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ सकती है या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो सकती है, घट सकती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले थी 2 मीटर पर सेकंड, अब हो गई 4 मीटर पर सेकंड। बट ऐसा भी हो सकता था किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी पहले 5 मीटर पर सेकंड, अब हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ये दो टाइप की चेंजेस हैं। एक चेंजेस ऐसा है जिसमें कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक चेंज ऐसा है जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है। तो जिस टाइम पर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी जो चेंज है वो डिक्रीमेंट वाला चेंज है, तो उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका है डिक्रीज या नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन। और जिस टाइम पर एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है, यानी 2 से 4 हो रहा है, इसका मतलब है कि उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी एक्सेलरेशन दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो पॉजिटिव फॉर्म में, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर जो आपका एक्सेलरेशन है या फिर जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी आपकी अगर घट रही है, एक्सेलरेशन उस टाइम पर भी है, बट वो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम दूसरी भाषा में रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखना कि रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है या फिर जो आपकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है। तो अगर जब क्वेश्चन आए और वहां पर ये लिख दे कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वेलोसिटी यहां से अब कम हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। अब जो ये रिलेटिव मोशन वाला जो टर्म है आपके पास, जरा इसको देख लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए इज विच इज मूविंग और स्टेशनरी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई बॉडी आपके पास है, यानी आपके पास दो बॉडीज होने चाहिए, उन दो बॉडीज के बीच का जो मोशन है, उन मोशन को आप कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि पहली बॉडी का मोशन कुछ है और है, दूसरी बॉडी का मोशन कुछ और है। यानी एक बॉडी का मोशन, यानी एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है, दूसरी बॉडी आपकी रेस्ट पे भी हो सकती है, या फिर दोनों बॉडी आपकी किस में हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। उस टाइम पर जब हम एक बॉडी के मोशन का कंपैरिजन दूसरे बॉडी के मोशन के साथ कर रहे हैं, तो इस टाइम पर हम बोलेंगे कि जो भी टर्म आ रही है इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। अब जैसे अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, जैसे हम देख लेते हैं कि आपके पास पहली बॉडी मान लो ये है, इस बॉडी को मैंने कह दिया बॉडी ए, ठीक है। दूसरी बॉडी आपके पास है मान लो ये वाली, इसको मैंने कह देता हूं बॉडी बी, ठीक है। अब इनका मैं क्या कर रहा हूं, रिलेटिव मोशन निकालना है। तो मान लो कि जो आपकी बॉडी है, इस पहली बॉडी की वेलोसिटी मान लो वी ए है और दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है वी बी। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखना है, तो रिलेटिव मोशन किसका देखना है, तो इसने कहा कि ऑब्जेक्ट बी का देखना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो यानी हम बात कर रहे हैं वी बी ए की, हम बात कर रहे हैं वी बी ए का, वी बी ए। तो वी बी ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वो हो जाएगा वी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन को देखेंगे। यानी एक बॉडी का जो मोशन है वो दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, और उस रिलेटिव मोशन का ये फॉर्मूला होता है। तो याद हमेशा ये रखना कि कभी भी अगर रिलेटिव टर्म आपके पास आ जाए, कभी भी आपके पास अगर रिलेटिव टर्म आ जाए, तो याद ये रखना कि रिलेटिव टर्म जब भी आपके पास आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर किसी एक बॉडी का कंपैरिजन या किसी एक क्वांटिटी का कंपैरिजन दूसरी क्वांटिटी से हो रहा है। तो हमेशा फिजिक्स में दो टाइप की टर्म्स होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट, दूसरी होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है कि वो वैल्यू एकदम ट्रू है, मतलब वो वैल्यू एकदम फैक्चुअल है, अकेली वही वैल्यू है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं, दो वैल्यूज को ले रहा हूं और उन दो वैल्यूज का आपस में डिफरेंस देख रहा हूं या उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी ज्यादा है, यानी एक बच्चे के मार्क्स दूसरे बच्चे से कितने ज्यादा हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो जब भी अगर आप कभी दो बॉडीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो टर्म आएगी उसको हमेशा बोलेंगे हम रिलेटिव टर्म। तो यहां पर मैं दो बॉडीज के मोशन को क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन।
सेम एज जैसे मैंने यहां पर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा है, तो दो बॉडीज की वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर जो आया VBA, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम इसको, रिलेटिव वेलोसिटी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे। इसके बाद जो आपके पास अगली टर्म आ रही है वो है आपका मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी का नॉर्मल सेंस ये है कि अगर किसी भी बॉडी का मोशन अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कभी आप किसी बॉडी को अगर ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते हुए क्या होगा, किसी हाइट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप करा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा। इसका मतलब कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट मान लो है, और ये ऑब्जेक्ट यहां से कुछ h हाइट पे है। कहां से भाई, ग्राउंड सरफेस से। ये ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड सरफेस से मान लो h हाइट पे रखा हुआ है। जैसे ही आपने इसको यहां से ड्रॉप करा, छोड़ा यहां से, तो होगा क्या, इस बॉडी का फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल में बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ मूव करेगी, यानी इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा स्मॉल जी। क्या लगेगा इसमें, स्मॉल जी, स्मॉल जी। तो यहां पर जो पहले टाइप का मोशन है, ये मोशन कौन सा वाला है, तो आपने कहा ये है डाउनवर्ड मोशन। इसमें डायरेक्टली जी नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी एकदम स्ट्रेट पाथ में नीचे आ रही है। अब इसमें एक दूसरा मोशन भी हो सकता है, जैसे आपने क्या करा, किसी एक बॉडी को आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो करा, यानी आपने ऐसे बॉल को ऊपर उछाला एकदम स्ट्रेट ऊपर वर्टिकली, तो होगा क्या कि कुछ हाइट तक वो बॉल ऊपर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो वहां पर वो बॉडी रुक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो बॉडी का जो मोशन होगा वो भी दोबारा कहां होगा, नीचे होगा। यानी सबसे पहले बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी ऊपर ही चली जाती रहेगी, एक मैक्सिमम हाइट होगी जहां पर बॉडी रहेगी, वहां पर बॉडी एक थोड़ी देर के लिए रुकेगी और उसके बाद वहां से नीचे आएगी। तो होता क्या है कि जब अपवर्ड मोशन होगा तो नीचे की तरफ जी लग रहा है, यानी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जी लग रहा है, और जब आप फ्री फॉल करवा रहे हो तो मोशन की डायरेक्शन में ही जी लग रहा है। ठीक है, अब जी होता क्या है, तो जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको स्मॉल जी से हम शो करते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए, जी की जो वैल्यू होती है 9.81, कभी कभी हम 10 भी मान लेते हैं इन क्वेश्चंस में, पर ये ऑन द सरफेस है। ठीक है, जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी, यानी अभी जो मोशन हो रहा है, मोशन अंडर द ग्रेविटी ही हो रहा है, और इस टाइम पर क्या कर रहे हैं आप, मोशन की इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो मोशन की जब इक्वेशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में चीजें कैसी चल रही होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट पी, ऑब्जेक्ट पी। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ उछाल रहा हूं कुछ ऐसे, ठीक है, मैंने इसका मोशन ऊपर की तरफ कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ है तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे कन्वेंशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर जो आपका क्या नाम है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमेशा होगा पॉजिटिव। ठीक है जी, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बट यहां पर जो मेनली एक्सेलरेशन हम लेते हैं, क्योंकि बॉडी को मैंने एक बार उछाल दिया, दोबारा एक्सेलरेशन तो कर नहीं रहा हूं, तो यहां पर हम जी को लेते हैं। और अगर आप जी को ले रहे हैं तो याद रखना कि हमेशा इस ऑब्जेक्ट में जी जब भी लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दो चीज है, अपवर्ड मोशन के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट जो जी होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। सेम एज अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की, तो डाउनवर्ड मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। मान लो कि ये है क्यू ऑब्जेक्ट, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। ठीक है जी,
फिर वेलोसिटी होगी इसकी नेगेटिव, और जो g होगा वो तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यानी ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पहले किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर वेलोसिटी के लिए, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, क्योंकि जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी जो क्या नाम है, डायरेक्शन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। अब चलते आगे नेक्स्ट। अब जब भी आपको वेलोसिटी का मतलब क्या नाम है, जब भी आपको मोशन की इक्वेशन लिखनी है, तो मोशन की इक्वेशन लिखते वक्त आप क्या करेंगे, जो मोशन की इक्वेशन है, जैसे कि पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जब आपके पास अपवर्ड मोशन होगा, तो अपवर्ड मोशन के वक्त आप क्या करेंगे, इस मोशन की इक्वेशन में v की वैल्यू देख लेंगे कि अपवर्ड मोशन हो रहा है कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है यहां पर, तो जो आपका v होगा वो भी पॉजिटिव होगा, u भी पॉजिटिव होगा, और जो आपका a होगा, अब यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो यहां पर जो मेनली एक्सेलरेशन हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, g लेंगे। तो g की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, यानी यहां पर माइनस g हम लेंगे, और टाइम तो पॉजिटिव होता है तो कोई चक्कर है नहीं। अगली चीज आपके पास है कि जो दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी सेम यही सेंस लेंगे कि जब भी अपवर्ड मोशन होगा तो अपवर्ड मोशन के वक्त जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैसी होगी, u पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपने कहा नेगेटिव, वो भी g को लेंगे हम यहां पर, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। जैसे थर्ड इक्वेशन अगर लिख दें हम यहां पर, तो जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, कैसे, अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो यहां पर जो v की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, u की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन आपका है वो क्या आएगा, माइनस जी, यानी नेगेटिव आएगा। और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहां पर, ये आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अपवर्ड मोशन का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको इक्वेशन तो ये तीन ही है, बट इन तीन इक्वेशन को आप कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं। तो हमारे जो साइन कन्वेंशन है उसमें जो अपवर्ड मोशन है तो उसमें वैल्यूज पॉजिटिव है जी को छोड़ के, और जो डाउनवर्ड मोशन है उसमें सारी की सारी चीजें क्या है, नेगेटिव है। तो अब इसको देख लेते हैं, जैसे कि पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर क्या होगा, तो आपने कहा वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहां पर आएगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव जी आपका यहां पर आएगा। सेम एज आपके पास अगर अगली इक्वेशन लिखूं, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इसमें भी ऐसे होगा सेम, कैसे, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव, ये ऊपर अलग अलग लिख दिया है मैंने, डाउनवर्ड मोशन है तो नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, गलती मत करना, डाउनवर्ड मोशन में क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव आएगा, फिर ये भी नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, मोशन की इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन को भी लिख देते हैं यहां साइड में, वो होगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसको, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी के क्वेश्चन करेंगे। यानी कभी भी अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी की क्वेश्चन आए और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगानी है तो कुछ भी चीज याद नहीं रखनी है आपको, जस्ट आपको क्या करना है, इन साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि हम अभी थोड़ी देर में उन क्वेश्चन को करेंगे भी। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद आपके पास कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं। अब ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये ग्राफ कभी भी डायरेक्टली एनडीए क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते, एनडीए के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपली ग्राफ को समझ लेना है, इजिली याद हो जाएंगे, बहुत टफ ग्राफ कुछ है नहीं, तो आराम से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे पहला ग्राफ आपका आ रहा है यहां पर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ये पहली बात जो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, पहला आपका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हम एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। जब भी हम नाम लेंगे तो पहले वाई एक्सिस को लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस को लेते हैं, ये चीज याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका एस टी ग्राफ। तो एस टी ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका डेल्टा एस है,
जो आपका डेल्टा एस है वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है वो आपका जीरो होना चाहिए। दोबारा लिख देते हैं इसको, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है डेल्टा एस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो आपका होना चाहिए जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज आपका जीरो है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट के लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनता है एक स्ट्रेट लाइन, या तो वर्टिकल लाइन बनेगी या वो क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर कौन कांस्टेंट है, तो आपने कहा कि यहां पर जो कांस्टेंट है वो है वाई एक्सिस वाला कांस्टेंट, यानी वाई एक्सिस वाली टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट वाई एक्सिस में कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखना कि अगर वाई एक्सिस वाला टर्म कांस्टेंट है तो हमेशा बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका अपोजिट, अगर मान लो एक्स एक्सिस वाली चीज कांस्टेंट है तो हमेशा बनेगी वर्टिकल लाइन। याद रखना हमेशा कि अगर वाई एक्सिस वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और अगर एक्स एक्सिस वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बनेगी। इस तरीके से ग्राफ हमेशा बनता है। तो कांस्टेंट का ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है, वर्टिकल भी, बट यहां पर वर्टिकल वाला कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास यहां पर आ रहा है कि अगर मान लो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपका हो रहा है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती थी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि यहां पर था, यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो रहा होगा 5 मीटर। यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो रहा है 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया मान लो इस टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो हो गया 10 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट में उसमें चेंज तो हुआ है, जब आप यहां से यहां गए होंगे, जब आप यहां से यहां गए तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो हो ही रहा है। बट जो डिस्प्लेसमेंट में ये चेंज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज आपका पॉजिटिव चेंज है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो उसका ग्राफ जो आपको ये दिखाई दे रहा है यही आपको बनेगा। ठीक है जी। अब ये लीनियरली भी वेरी कर सकता था और रैंडमली भी वेरी कर सकता है। तो यहां पर जो मोशन हो रहा है वो रैंडम मोशन है, यानी जो आपकी वेलोसिटी है वो एकदम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बस क्या है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही है तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, और साथ साथ ये भी बता दूं कि ये यहां से शुरू क्यों हो रहा है। तो यहां से अगर ग्राफ शुरू हो रहा है इसका मतलब ये है कि बॉडी स्टार्टिंग में ही क्या रही होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुकी होगी, वो जीरो पे नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला ग्राफ जो आपके पास आ रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, डिक्रीमेंट पे रहेगा। तो दिखाई दे रहा है मुझे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मान लो था 4 मीटर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट था मान लो 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो चुका है मान लो 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो इस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन में फॉल हो रहा है, तो इस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपके पास जो थे वो थे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। और जो अब आपके पास आ रहे हैं ये वाले ग्राफ, इनको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले देख लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या रही होगी, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन सा टर्म है, तो आपने कहा वाई एक्सिस वाला टर्म कांस्टेंट है। तो अभी बताया मैंने कि वाई एक्सिस का टर्म कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देख लो ग्राफ कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, एक ग्राफ अगर आप याद कर लेते हैं बाकी सारी ग्राफ आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत टफ वाली बात यहां पर नहीं है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला ग्राफ। इसकी बात अगर हम करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो आपका वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट इंक्रीज किस तरीके से हो रहा है कि पहले वेलोसिटी आपकी थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी आपकी ऐसी हो रही है तो इसका मतलब ये है
कि आप बता दें कि वहां पर जो चेंज हो रहा है वो चेंज कांस्टेंट है, यानी दो दो का चेंज हो रहा है तो चेंज कांस्टेंट भी है और बढ़ भी रहा है, तो इस टाइम पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट भी है। और कैसा कांस्टेंट है, तो आपने कहा पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल रहे थे, पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा वाला, ये पॉजिटिव वाला है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो आपकी क्या नाम है कुछ जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस पे है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। और ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला है आपके पास, when an object is moving with constant positive acceleration having zero initial velocity। अब देखो पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में फर्क क्या है कि पहला वाला ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था, तो मैंने बताया ना आपको कि अगर जीरो से शुरू नहीं हो रहा है इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो इसमें लिखा भी है कि स्टार्टिंग में इसके पास कुछ वेलोसिटी थी। बट अगला वाला जो ग्राफ है यहां पर क्या है कि जो आपका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो आपको यहां पर देखो लिखा भी है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, ग्राफ आपका वो जीरो से शुरू हो रहा है। कांस्टेंट ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो मैंने कहा कि जो चेंज हो रहा है, बॉडी चेंज तो कर रही है बट इक्वल चेंज है। ये चेंज कैसा है, 2 4 6 8 10 यानी इक्वली चेंज हो रहा है। और चेंज कैसा वाला है, इंक्रीजिंग चेंज है, तो आप बोलोगे कि यह है पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट इस टाइम पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, जीरो, इसीलिए ये ग्राफ यहां से ऐसे शुरू होते हुए जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास आ रहा है, when an object is moving with increasing acceleration having zero initial velocity। अब जो ये ग्राफ आपका है ये भी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ही है, बट यहां पर जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से है कि पहले वेलोसिटी आपकी थी 10, अब हो गई 12, फिर हो गई उसके बाद 16, फिर हो गई है 20, फिर हो गई है 25। तो यहां पर जो चेंजेस हो रहा है वो रैंडम चेंज हो रहा है। तो अगर रैंडम चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी सेम ग्राफ है, फर्क बस इतना है कि चेंज जो आपका है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपके पास है अगला ग्राफ जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो जरा देख लेना कि पहला जो ग्राफ है उसमें कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब एक्सेलरेशन यहां पर कम हो रहा है, ये मुझे पता कैसे लग रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो जो इसमें डाली थी बेसिक मैथमेटिक्स, इस चैनल पे पड़ी हुई है, वहां पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप फाइंड करना। स्लोप होती थी दो टाइप की, एक होती है पॉजिटिव स्लोप, दूसरी होती है नेगेटिव स्लोप। तो यहां पर जो ग्राफ बन रहा है वो नेगेटिव स्लोप वाला ही बन रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीमेंट वाला चेंज है। कैसा चेंज है, वो डिक्रीमेंट वाला ही चेंज है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रही होगी। तो वो पहली क्वांटिटी आपकी कहां थी, यहां, अब धीरे धीरे क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हो रहा है वो रिटार्डेशन है। ठीक है, और डिक्रीज कैसे हो रही है, तो आपने कहा कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे जैसे कि एक्सेलरेशन पहले था 5, फिर हो गया 4, फिर हो गया 3, फिर 2 1, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वे में आपका चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपके पास आ रहा है यहां पर क्या नाम है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है वो भी कांस्टेंट वे में, तो कांस्टेंट वे में चेंज होगा तो हमेशा वैल्यू जो आपकी होगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि बताया था ना स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है हमेशा क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। और कांस्टेंट जब अगर आपके पास चेंज कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखना कि इसका मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है तो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला ही ग्राफ बनेगा, जो कि यहां पर बन रहा है। और साथ साथ ये जीरो से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो आपका एक्सेलरेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, जीरो। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली है पूरे के पूरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। असल में क्या है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर मोशन के अंडर में ही आएगा, जो हम एक साथ कवर करेंगे, बट इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसे करके वीडियोस बनाई जाएंगी। तो इसमें जो पार्ट 1 था इसमें हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को लगभग खत्म कर लिया है।
अब इसमें हम इससे रिलेटेड जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां से फिर हम क्या कर लेंगे, आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम शुरू कर लेंगे मोशन इन प्लेन। ये पूरा का पूरा मोशन के अंडर में ही आता है एनडीए में एक साथ, बट इसको डिटेल में कवर इसलिए भी करा जा रहा है क्योंकि ये 11th या 12th जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वहां पर आपको ये चीजें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे आ रहा है, क्योंकि जो मैकेनिक्स है वो आपकी हर जगह कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें उसके लिए आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए इतने डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां से आप इजीली फिर एनडीए में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, साथ साथ 11th या 12th में भी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।